हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और आज के वीडियो पर हम देखेंगे कैसे आप ESP32 बोर्ड के साथ पे DHT22 टेम्परेचर सेंसर का हम यूज करेंगे। अब DHT22 टेम्परेचर सेंसर में हम ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर दोनों के डेटा को देख सकते हैं। तो माइक्रोपाइथन पर इस चीज़ को कैसे करना है, क्योंकि हमारी जो फ्रिज है ESP32 विद माइक्रोपाइथन उसमें हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। तो बेसिक टू एडवांस की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम कुछ छोटे सेंसर या स्मॉल सेंसर के बारे में जानेंगे, जिसमें हम टेम्परेचर सेंसर या फिर RGB LED, इसी के साथ साथ पोटेंशियोमीटर कैसे काम करते हैं, रिमोट LCD डिस्प्ले कैसे कनेक्ट करनी है, या फिर नेक्सन की जो HMI डिस्प्ले आती हैं उनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे ESP32 के साथ में। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम वाईफाई या फिर ब्लूटूथ की फंक्शनलिटीज़ को यूज कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे ESP32 बोर्ड है इसमें ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों की फंक्शनलिटी एक साथ होती हैं। तो इस वजह से ये बोर्ड हमारा काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ESP8266। और अगर हम मेमोरी स्पेसिफिकेशन या इन चीज़ों की भी बात करेंगे तो वहाँ पर भी ESP32 काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छे स्पीड के साथ में काम करता है। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप कोई एडवांस लेवल का भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर विजन जैसी चीज़ें भी यूज होनी है, या फिर आप कोई कैमरा लगाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर विजन जैसे एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप ESP32 बोर्ड का यूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम ESP32 बोर्ड को कनेक्ट करेंगे DHT22 सेंसर के साथ में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है अपना। सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो जो कनेक्शन का प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पर कर लिया है, जिसमें मैंने पिन नंबर D5 पर अपने DHT22 सेंसर के आउट पिन को कनेक्ट किया हुआ है D5 पिन के साथ में। एंड जो हमारा DHT22 सेंसर का पॉजिटिव पिन है VCC पिन प्लस पिन, उसको हमने 3.3 वोल्ट के साथ में कनेक्ट किया हुआ है ESP32 बोर्ड के। एंड जो ग्राउंड पिन है उसको हमने ग्राउंड के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारा कनेक्शन प्रोसेस हो गया है। और अगर आपने इस माइक्रोपाइथन के लिए थोनी IDE का सेटअप नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप माइक्रोपाइथन का सेटअप करें। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसी फ्रिज पर प्रीवियस वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी है कि कैसे आप माइक्रोपाइथन का सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। ये हमारा कनेक्शन डायग्राम का सेटअप हो गया है और साइड पर आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा कैसे आपको सेटअप करना है, और मैंने भी आपको बता दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी थोनी IDE को ओपन कर लेना है और इसको कनेक्ट कर देना है USB पोर्ट के साथ में। ठीक है, अब मैं अपनी थोनी IDE को ओपन कर लेता हूँ। थोनी IDE को हमने ओपन किया। अब थोनी IDE को ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर पहले से ही कोड को लिख रखा है ताकि टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट ना हो। काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियोज हो जाते हैं, जितना शॉर्ट्स वीडियो होता है उतना अच्छा समझ में आता है। तो इस वजह से पहले से मैंने कोड लिख रखा है और मैंने बेसिक चीज़ें पिछले वीडियोज पर भी बताई थी और इस पर भी मैं बहुत ही डीपली बता देता हूँ आपको कि अगर आपने सेटअप नहीं भी किया हुआ है तो आपको थोनी IDE को डाउनलोड कर लेना है। एंड टूल्स के अंदर जा कर के ऑप्शंस पर जा कर के यहाँ पर इंटरप्रेटर में जा कर के आपको अपना कॉम पोर्ट चूज कर लेना है और फिर यहाँ पर माइक्रोपाइथन ESP32 चूज करना है। और भी जो सेटअप की प्रोसेस है आप वहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है project1.py नाम से। ओके, सो यहाँ पर हम DHT22 सेंसर का डेटा रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी आपको ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप DHT11 या फिर DHT22 सेंसर यूज कर रहे हैं माइक्रोपाइथन पर, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं होती है किसी भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी की, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोपाइथन में DHT लाइब्रेरी ऑटो इनबिल्ट होती है। तो आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है इंपोर्ट DHT लाइब्रेरी को। इसके बाद हमने इंपोर्ट किया है मशीन को, जो कि बेसिक हम इंपोर्ट करते ही हैं अपने सिस्टम को ये बताने के लिए हम ESP32 बोर्ड को यूज कर रहे हैं, मशीन को यूज कर रहे हैं। इसके बाद इंपोर्ट टाइम, हम यहाँ पर कुछ समय का डिले भी देंगे कि जो हम डेटा को रीड कर रहे हैं वो डेटा कुछ सेकंड के बाद बार बार अपडेट होता रहे, तो इसलिए हम यहाँ पर डिले यूज कर रहे हैं। एंड हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, यहाँ पर हमने DHT पिन नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, जिसमें हमने मशीन को ये बताया हुआ है कि
मशीन हम किस पिन पर कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर पिन नंबर 5 पर कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर पिन नंबर 5 कर देता हूँ। अब पिन नंबर 5 पर हमारा जो DHT22 सेंसर है उसका आउट पिन हमारे FP बोर्ड के D5 नंबर पिन पर कनेक्ट है, डिजिटल पिन नंबर 5 पर कनेक्ट है। ये हमने मशीन को बताया, यहाँ पर कोड पर बताया। इसके बाद हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है DHT22 नाम का। अब यहाँ पर हम DHT लाइब्रेरी का यूज करके DHT पिन का डेटा रीड करेंगे। तो DHT.DHT22 और DHT पिन जो हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया था, उस वेरिएबल को यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया ताकि हम इस वेरिएबल का डेटा यहाँ पर रीड कर पाएँ। इसके बाद हमने यहाँ पर वाइल लूप लिया है, वाइल ट्रू, ताकि जब तक ये ट्रू है तब तक डेटा हमारा रीड करता रहे, और जब फॉल्स हो तो डेटा ना रीड करे। तो वाइल ट्रू हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा, क्योंकि अपने यहाँ पर कोई फॉल्स की कंडीशन नहीं दी हुई है। और अगर कोई एरर आती है तो उसके लिए हमने यहाँ पर ट्राई एंड एक्सेप्ट केस का यूज किया हुआ है। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने यहाँ पर ट्राई के अंदर रीड डेटा फ्रॉम द सेंसर, ये मैंने कमेंट यहाँ पर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम मेजर करेंगे DHT22 के डेटा को। तो DHT22.measure फंक्शन का हमने यूज किया हुआ है। ये ऑटो इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो हमारी DHT लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। तो इनके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे कैसे लाइब्रेरी काम करती हैं, पर सबसे पहले हम अभी इस सेंसर के बारे में देखते हैं कैसे डेटा को रीड कर रहे हैं। तो ये एक फंक्शन होता है DHT22 का, जिसको हम सबसे पहले कॉल करवाते हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा को रीड करने से पहले। तो हमने यहाँ पर DHT22.measure फंक्शन को कॉल करवाया। इसके बाद टेम्परेचर नाम का वेरिएबल लिया, फिर हमने DHT22.temperature। अब DHT22.temperature जैसे ही हमने किया तो यहाँ पर हम टेम्परेचर डेटा को रीड करने लगे। अब ह्यूमिडिटी नाम का वेरिएबल लेकर के इसी तरह से हमने DHT22.humidity दिया। ये फंक्शन है ऑटो इनबिल्ट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के, तो ऑटो इनबिल्ट हैं यहाँ पर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर का डेटा ये बता देंगे। इसके बाद हमने इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर प्रिंट करवा लिया है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और ये फॉर्मेट है कि कैसे डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट का सिंबल लेना है, तो उसके ये फॉर्मेट है। यहाँ पर एक्सेप्ट के अंदर हमने प्रिंट में दे दिया है कि अगर कोई एरर आ जाती है तो एरर रीडिंग DHT22 बता देगा। इसके बाद हमने यहाँ पर टाइम डॉट फ्लिप, तो हर बार डेटा को रीड करने से पहले ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अप्रॉक्स 200 मिली सेकेंड का ये टाइम लेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस कोड को किया हुआ है। अब इसके बाद हम सबसे पहले अगर आपने सबसे पहले कनेक्ट किया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसको सेव करने के बाद स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी मशीन जो है वो अगर वर्क कर रही है कंटिन्यूसली तो वो स्टॉप हो जाए। इसी के बाद आप इसको रन करिएगा। तो मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के लिए मैं माइक्रोपाइथन डिवाइस main.py। तो अगर आप माइक्रोपाइथन डिवाइस पर कर रहे हैं तो कोड आपका जो FP32 के अंदर अपलोड हो जाएगा, वो कंटेंट अपलोड हो जाएगा परमानेंट। पर अगर आप पर्सनल डिवाइस पर कर रहे हैं तो जब तक आप रन करवा रहे हैं उतने टाइम के लिए कोड अपलोड होगा। इसके बाद जैसे ही आप अपनी USB केबल को हटा देंगे तो वो कोड उस पर काम नहीं करेगा, दोबारा कनेक्ट करेंगे तो वो इम्पटी रहेगा। तो दैट्स वाई हम परमानेंट कोड चाहते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर माइक्रोपाइथन के डिवाइस पर कोड अपलोड करवाएंगे। और जब भी हम माइक्रोपाइथन के डिवाइस पर मतलब FP32 के अंदर कोड को अपलोड करवाते हैं तो main.py नाम की फ़ाइल लेते हैं, और इसी नाम की फ़ाइल को लेकर के हम ओके कर दिया तो ये मेरी फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब इसके बाद मैं इसको रन करवाने के लिए यहाँ पर जो सिंबल दिया गया है इसमें रन में क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही मैंने रन पर क्लिक किया तो यू कैन सी कि यहाँ पर टेम्परेचर का डेटा देने लगा कि 29.90 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी का जो डेटा है वो 74.10%। अब जो DHT22 सेंसर है वो 0 to 95% तक ह्यूमिडिटी पर काम करता है। काफ़ी अच्छा DHT11 सेंसर के कंपैरिजन में जो DHT22 सेंसर है उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा डेटा देता है, और जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो अगर आप टेम्परेचर सेंसर के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अगर आप DHT11 का यूज करना चाह रहे थे तो आप DHT22 यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर सेंसर की क्वालिटी की बात करें तो DF रोबोट की जो सेंसर की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम DF रोबोट के सेंसर यूज करता हूँ। अब इसमें मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ,
पर DF रोबोट के जो सेंसर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और उनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर हमने ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर का डेटा रीड कर लिया। अब अगर आपको पाइथन नहीं आती है तो इसी सीरीज पर आने वाली वीडियोज़ पर हम एक वीडियो या 2 वीडियोज़ पाइथन के लाएंगे जिसमें क्रैश कोर्स करेंगे और पूरा पाइथन को हम सीखेंगे कि बेसिक पाइथन क्या होती है, कैसे पाइथन काम करती है। अब पाइथन के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है। इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम वेरिएबल को ये नहीं बताना पड़ता कि हम किस टाइप का वेरिएबल चूज कर रहे हैं। अब ऐसे ही वीडियोज़ पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता रहूँगा जिससे आपको अगर आती भी थी और कुछ टाइम से काम नहीं किया तो वो रिवाइज होती रहेगी। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, इसमें हमको ये नहीं बताना पड़ता कि हम किस टाइप का वेरिएबल चूज कर रहे हैं, हमको सेमी कॉलम नहीं लगाने होते हैं, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाने होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इंडेंटेशन का यूज करते हैं, स्पेस देकर के यूज करते हैं। और इंडेंटेशन का यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल है। अगर इंडेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हुई तो आपका कोड काम नहीं करेगा। तो दैट्स वाई इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यहाँ पर हमने DHT22 सेंसर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो पर हम अल्ट्राफोनिक सेंसर या फिर पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करें, कैसे डेटा को रीड करना है, या फिर पॉट वैल्यू जो होती हैं। अगर हम किसी LED को ले रहे हैं तो LED की फ्रिक्वेंसी, लाइट को कैसे फ्लो करना है, कैसे तेज करना है, या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज को कैसे क्या करना है। अगर कोई मोटर का हम यूज कर रहे हैं तो उसकी स्पीड कैसे बढ़ानी है, कम कैसे करनी है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं उनको आगे वाली सीरीज पर हम देखेंगे। इसी के साथ साथ फिर हम आगे ब्लूटूथ एंड वाईफाई की फंक्शनलिटीज़ पर भी काम करेंगे और इसी के साथ साथ इस सीरीज पर हम GFM मॉड्यूल्स का भी यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर किट मंगा रखी है जिसमें बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। जैसे कि हम 20x4 LCD डिस्प्ले का यूज करेंगे इसमें। इसके बाद हम रिले कैसे यूज करते हैं, रिले का यूज करेंगे। और घबराइए मत, मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एक, जो कि रास्पबेरी पाई है। तो ये अब वीडियो थोड़ा दूसरे डायरेक्शन पर जा रहा है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब के अंदर हर कोई काम करता है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें हम कोई किसी से पैसा ले रहे हैं। तो हम वही चीज़ बताएं जो डिलीवर करनी है। हम यहाँ पर फील टू फ्री किसी भी तरह की चीज़ को डिलीवर कर सकते हैं। अब हम तो एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मेरे पास रास्पबेरी पाई है। अब जब हमको पाइथन के अंदर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा माइक्रो पाइथन पर, क्योंकि माइक्रो पाइथन ही यहाँ पर भी यूज होती है। तो अगर पाइथन के अंदर अच्छा हमको नॉलेज हो गया और अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया ESP32 की फ्रीज करते करते, तो हम यहाँ पर आप लोगों को सिखाएंगे रास्पबेरी पाई। तो रास्पबेरी पाई को हम मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं या फिर पॉकेट कंप्यूटर कह सकते हैं। इसमें वो सारी फंक्शनलिटीज़ होती हैं जो आपके पर्सनल कंप्यूटर पर होती हैं। सो अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HMI पोर्ट, USB पोर्ट्स एंड हीट सिंक्स लगी हुई हैं। ये मैंने यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है जो कि मेरा 32 GB का है। सो इसमें 8 GB रैम तक के अब आने लगे हैं। तो मेरा जो है वो 4 GB रैम का है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड और भी चीज़ें हैं मेरे पास, जैसे स्पीकर को कैसे यूज करना है, और हम ESP8266 एंड ESP32 दोनों के बीच में सीरियल कम्युनिकेशन भी करवा करके देखेंगे कि कैसे सीरियल कम्युनिकेशन करवाते हैं। इसी के साथ साथ आर्डिनो, तो आर्डिनो का और इसमें ESP32 का भी हम कनेक्शन करवाएंगे, कैसे हम एक दूसरे में डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ NRF मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें डेटा कम्युनिकेशन कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। एंड मोटर ड्राइवर्स है, कैसे हम स्पीड कम ज़्यादा या फिर किस डायरेक्शन पर हमको अगर कोई DIY प्रोजेक्ट्स करने हैं कि ऑटोमेशन कार या इस टाइप के कुछ प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। तो ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, जिसमें सर्वो मोटर है, सर्वो का भी यूज करके देख लेंगे, अल्ट्राफोनिक सेंसर्स है उसका भी यूज करके देख लेंगे। और मेरे पास इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। ये तो एक किट है, और भी किट्स मेरे पास रखी हैं जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इस वजह से अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, और बहुत ही अच्छा कुछ लाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।